राघव और अंजलि की शादी को 7 साल बीत गए थे। उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। अंजलि की सास गंगा ताने मार मार कर उसका कलेजा छलनी कर देती थी। एक दिन, अंजलि, आज मुझे ऑफिस से लौटने में देर हो जाएगी। तुम सब खाने पर मेरी राह मत देखना। आज तो इसको और गुलछड़े उड़ाने का समय मिल जाएगा। वैसे भी ये काम ही क्या करती है? तू तो दिन भर खटता है, ये महारानी दिन भर आराम करती है, नहीं तो सहेलियों के साथ मटर गश्ती करती रहती है। बाल बच्चे होते तो जिम्मेदारी होती। माँ, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैं कुछ क्यों कहूँगी? तुम्हारी बीवी मुझे कुछ कहने कहाँ देती है? अंजलि आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर निकल आई। माँ जी, अब कैसे कहेंगी? कुछ भी तो नहीं छोड़ा आपने। अंजलि, माँ के सामने जबान चलाते हुए जरा भी शर्म नहीं आती तुमको? वो जो भी कहती हैं सुन लिया करो। मैं अब इस घर से चली जाती हूँ। जीना हराम कर दिया है तुम्हारी माँ ने मेरा। सारे घर का काम करो पर कोई तो प्यार के बोल नहीं बोलने वाला है। अंजलि ने पैरों में चप्पल डाली और दरवाजे से बाहर निकल गई। अरे जाने दो, कुछ दिन इधर उधर भटकेगी तो उसका दिमाग ठिकाने पर आएगा। मैं चलता हूँ। अंजलि आंसू भरी आंखें पोंछते हुए घर से बाहर निकल गई। आज पहली बार वो घर से इस तरह रूठ कर बाहर जा रही थी। सासू जी के ताने ने उसका कलेजा छलनी कर दिया था। संतान नहीं होने का दुख मुझसे ज्यादा किससे होगा? बजाय इसके कि कोई मुझे दिलासा दे, मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, सब ताना ही मारते रहते हैं। आज अपना जीवन खत्म कर दूंगी। कोई दूसरी आएगी, वही इनकी इच्छा पूरी करेगी। इतना सोचकर वो नदी की तरफ बढ़ गई। उसने नदी के किनारे खड़े होकर जैसे ही छलांग लगानी चाही, किसी कमजोर बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, क्या करने जा रही थी? जो जीवन इतनी कठिनाई से मिला है, उसको क्यों खत्म करना चाहती हो? आपको क्या पता, मेरा जीवन ही मेरे लिए कठिनाई बन गया है। मुझे कोई प्यार नहीं करता, सबको सिर्फ अपने वंश की पड़ी है। मुझे ऐसे नहीं जीना है, मैं मर जाना चाहती हूँ। अच्छा, बस एक बार मेरे कहने से तुम घर वापस जाओ। तुम्हारा पति और तुम्हारी सास तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। आपको मेरे घर वालों के बारे में नहीं पता है, वो लोग मुझे कभी नहीं ढूंढेंगे। तुम अपने घर जाओ और हाँ, ये काजल की डिब्बी लेकर जाओ। इसे रात में सोते समय अपनी आँखों में लगा लेना। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, आप मेरी माँ के समान हैं, इसलिए आपकी बात मान लेती हूँ। फिर से उसी नरक में जा रही हूँ। जब वो घर पहुँची तो उसकी सास खाना खाने बैठी थी। उसको देखते ही खाना छोड़कर भागती हुई आई। अंजलि बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? अपना घर छोड़कर कोई जाता है क्या? आओ, गुस्सा थूक दो और खाना खाओ। सास की इतनी प्यारी भरी बातें सुनकर वो सिसक कर रो पड़ी और जाकर उनसे लिपट गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं कभी घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है बेटी। अंजलि ने खाना खाया और जाकर सो गई। शाम हुई तो, अंजलि उठो बेटी, राघव के आने का समय हो गया है। हम लोग खाना खा लेते हैं। वो तो मना करके गया था, खाना खाएगा नहीं। माँ जी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? इतनी देर तक मैं सोती रह गई। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। कोई बात नहीं, कुछ काम भी तो नहीं था। ये कैसा जादू है? हो क्या गया है इनको? ऐसे ही रहती तो मैं क्यों अपनी जान देने चाहती? कुछ कहा तुमने? नहीं माँ जी, बस आती हूँ। वो दोनों खा पी कर बैठे ही थे कि राघव ऑफिस से आ गया। ये लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या है? खुद देख लो। अंजलि ने पैकेट खोला तो उसमें गुलाबी रंग की खूबसूरत साड़ी थी। ओह, थैंक्स राघव। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर उस बुढ़िया ने उसे बचाया ना होता तो ये सब कैसे देखती। उसके घर वाले तो बहुत अच्छे हैं। वो साड़ी लेकर अपने कमरे में चली गई। तभी उसे बुढ़िया का दिया हुआ काजल याद आया और उसने डिब्बी खोलकर अपनी आंखों में काजल लगा लिया। उसी समय, मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगी। अच्छा चलो, कुछ और बात करते हैं। अंजलि, मेरा प्रमोशन हो गया है, इसीलिए देर हो गई थी। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। दूसरे दिन वो दोनों सुबह उठते तो राघव मुझसे उठा नहीं जा रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। तुम आराम करो, मैं माँ से कहता हूँ नाश्ता बना दे।
अंजलि जैसे तैसे उठी पर चक्कर आने की वजह से गिर गई। आवाज सुनकर राघव और उसकी माँ दोनों आए। राघव उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। उसका चेकअप करने के बाद कमजोरी की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी होश में आ जाएंगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। आप बस इन्हें आराम करने को कहिए और खाने पीने का भरपूर ध्यान रखिए। 2 दिन बाद लेकर आइए, कुछ टेस्ट करवाने होंगे। अंजलि को होश आ गया। उसने सुना तो आश्चर्यचकित रह गई। वो बूढ़ी औरत कौन थी? मुझे उससे मिलना होगा। ऐसे कैसे सारी चीजें अचानक हो गई? सासू जी का बदला हुआ व्यवहार, राघव का प्रमोशन, फिर ये इतनी बड़ी खुशखबरी। खुशी के मारे मैं पागल ही हो जाऊंगी। राघव ने उसे सहारा देकर उठाया। देखा अंजलि, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आखिर उसने हमारी सुन ली। माँ कितनी खुश होंगी। राघव, मैं बहुत खुश हूँ। दोनों घर आए तो राघव ने माँ को सारी बात बताई और दोनों ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। गंगा ने अंजलि को गले लगा लिया। दूधो नहाओ पूतो फलो मेरी बेटी। राघव के ऑफिस जाने के बाद, माँ जी मैं अभी आई, जरा मंदिर तक जा रही हूँ। अंजलि जल्दी जल्दी नदी के किनारे गई, काजल की डिब्बी हाथ में लेकर। जिसने मुझे ये काजल की डिब्बी दी थी वो कहाँ गई? उन्हें कैसे ढूंढूं? तभी उसने देखा कि सामने से वही बुढ़िया चली आ रही है। माँ जी, मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। आपसे मिलने के बाद सारी चीजें कितनी बदल गई है। तभी अंजलि ने देखा कि बुढ़िया अचानक गायब हो गई है और उसकी जगह एक परी खड़ी थी। ओह माय गॉड, आप परी हैं? मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे परी के दर्शन हुए। हाँ, मैं ही परी हूँ। दरअसल मेरा काम पृथ्वीलोक की नदियों की सुरक्षा करना है। उस दिन मैं यहाँ नदी का मुआयना कर रही थी, तभी मैंने तुमको देख लिया था। अगर आप उस दिन ना आती तो मैं अपनी जान ही गंवा देती। तुम अब तो खुश हो ना? खुश? मैं आपको ये बात बताने आई थी कि मेरा सालों से अधूरा सपना पूरा हो गया। मैं माँ बनने वाली हूँ। अच्छा, अब तुम क्या चाहती हो? मैं आपको अपने घर ले जाना चाहती हूँ, पर हमारा घर तो बहुत छोटा है। काजल की डिब्बी से जो मांगोगे सब मिलेगा तुम्हें, पर मैं आज नहीं जा सकती। जब तुम्हारे बच्चे का जन्म होगा तो मैं अवश्य जाऊंगी। तुम चाहो तो ये जादुई काजल अपनी जान पहचान वालों को भी दे सकती हो, उनका भी भला हो जाएगा। पर मेरे पास तो एक ही डिब्बी है। जब तुम चाहो दूसरी डिब्बी चाहिए होगी तो तुम आंख बंद करके मेरा नाम ले लेना, तुम्हारे हाथ में दूसरी डिब्बी आ जाएगी। अंजलि ने परी के जादुई काजल से बहुत लोगों का भला किया। बहुत सी संतानहीन औरतें माँ बनी और अंजलि को बहुत दुआएं दी। जब उसका बेटा हुआ तो स्वयं परी उसे आशीर्वाद देने आई थी। परी के जादुई काजल ने कितने लोगों की गोद भर दी। मीनू और उसकी माँ पार्वती बहुत गरीबी का जीवन बिता रहे थे। माँ बड़ी बड़ी इमारतों में ईंटें गारे ढोने का काम करती थी। कुछ दिनों पहले ही वह गिर पड़ी और उनके पैरों में मोच आ गई। घर में जो कुछ था खत्म हो चुका था। माँ, आज हम क्या खाएंगे? उसकी माँ लंगड़ाते हुए उठी और आटे का बर्तन झाड़कर मीनू को दिया। उसने 4 रोटियां बनाई। जैसे ही खाने बैठी तभी एक फकीर की आवाज आई। कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ। माँ, फकीर को क्या दूं? मेरी 2 रोटी ले जाकर दे दो और तुम अपनी 2 रोटियां खा लो। मीनू ने 2 रोटियां अचार के साथ फकीर को ले जाकर दे दी। फकीर ने रोटियां खा ली और बोला, बच्चा, तेरा भंडार भरा रहे। बाबा, ये आखिरी रोटियां थी, भंडार कहाँ से भरा रहेगा? अरे बेटी, तेरे बिछौने के नीचे एक पर्स पड़ा है, उसमें पैसे भरे हैं। क्यों परेशान हो रही है? बाबा, आप यहीं रुकना, मैं अभी आई। मीनू भागकर बिछौने के नीचे देखती है तो वहाँ वाकई में एक पर्स नोटों की गड्डी से भरा रहता है। बाबा ने सच कहा था माँ, ये देखो। क्या है? क्यों इतना चिल्ला रही हो मीनू? मीनू भागकर बाहर जाती है तो बाबा जा चुके थे। माँ, बाबा को कैसे पता कि हमारे बिछौने के नीचे एक पर्स पैसों से भरा पड़ा है? पता नहीं बेटी,
ये तो हमें भी नहीं पता। चल पैसे गिन कर देख। माँ, इसमें तो पूरे 2000 रुपए हैं। तो जा बाजार से जाकर आटा, दाल, चावल, आलू, प्याज और एक सब्जी लेकर आ जा। भरपेट खाना खाएंगे। भला हो इस फकीर बाबा का। मीनू बाजार से सारा सामान खरीद कर ले आती है। फिर माँ की दर्द की गोलियां खरीदने के लिए पर्स खोलती है तो हैरान हो जाती है। उसमें 2000 रुपए अभी भी रखे थे। माँ, मैंने कितना सामान खरीद लिया, फिर भी ये पैसे जस के तस रखे हैं। क्या कह रही है तू? ला मुझे दे पर्स। वो खुद पैसे गिनने लगती है, फिर कहती है, अच्छा चल मेरी सहायता कर, कुछ खाने को बना लेती हूँ। माँ, मैं बना देती हूँ, तू आराम कर। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, आज मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास तुझे लेकर तेरा पैर भी दिखा देती हूँ। ये बहुत तकलीफ दे रहा है। मीनू खाना बनाती है, खाकर दोनों आराम करते हैं। फिर शाम को डॉक्टर के पास जाते हैं। ये पत्ता 10 गोलियों का आएगा, लेकिन 2-4 गोलियां खाते ही पैर ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन लगा देता हूँ, थोड़ा जल्दी आराम आ जाएगा। कितनी फीस हुई डॉक्टर साहब? 150 रुपए दे दो। मीनू ने पैसे निकालकर दे दिए। उसके बाद दुकान से दवा भी ले ली और घर आकर पर्स खोला। माँ, इसमें तो पूरे 2000 रुपए अभी भी बचे हैं। चल बेटी, हमारे साथ ये जादुई पर्स उसी फकीर के आशीर्वाद से आया है। हम भी इसके पैसे किसी नेक काम में ही लगाएंगे। हाँ माँ, तू ठीक कह रही है। दोनों माँ बेटी घर आ गईं। सुबह जब मीनू सोकर उठी तो देखा माँ का पैर एक बार दवा खाते ही ठीक हो गया। वह ठीक से चल पा रही थी। माँ, तुझे नहीं लगता कि तेरे पैरों के ठीक होने के पीछे दवा का असर कम और पर्स का जादू अधिक है? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। अभी वो दोनों बातें ही कर रही थी, तभी उसकी माँ ने कहा, मीनू, जरा पास की दुकान से दूध लेकर आ, खीर बनाते हैं। थोड़ा बादाम और किशमिश भी ले आना। पहले भोग लगाएंगे और फिर हम खाएंगे। मीनू ने पर्स से पैसे निकाले और दुकान की तरफ जाने लगी। जब वो दूध लेकर वापस आ रही थी, तब उसने देखा कि उसके घर के पास 2 बच्चे खड़े होकर रो रहे थे। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? दीदी, हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। हम कहाँ जाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ गई तुम्हारी माँ? उसने कहा था कि तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ, पर पूरी रात बीत गई, वो अभी तक नहीं आई। मीनू को उन बच्चों पर बहुत दया आई। उसने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भोलू है और इसका नाम गोलू है। अच्छा, तुम लोग मेरे साथ आओ। दोनों को लेकर घर आई और अपनी माँ से बताया। बहुत अच्छा किया जो तुम इन बच्चों को घर ले आई, वरना बच्चे चुराने वाले इनके हाथ पैर तोड़कर भीख मंगवाते। भोलू और गोलू, तुम लोग पहले कुछ खा लो, फिर हम तुम्हारी माँ को ढूंढने जाएंगे। मीनू और उसकी माँ ने खीर पूरी बनाई, भगवान को भोग लगाया और फिर सबने खीर और पूरियां खूब मन से खाई। दीदी, हमने इतना अच्छा और इतना सारा खाना शायद पहली बार खाया है, इसलिए हमें बहुत नींद आ रही है। अच्छा, चलो तुम दोनों सो जाओ। जब भोलू और गोलू सो गए, मीनू, एक काम करते हैं, हम अनाथ बच्चों को अपने पास रखेंगे और उन्हें भर पेट भोजन करवाएंगे। हमारे पास पैसों से भरा पर्स है। ईश्वर ने चाहा तो हमारा पर्स कभी खाली नहीं होगा। जब बच्चे उठे, दीदी, हम उसी जगह पर जाकर इंतजार करते हैं, शायद हमारी माँ हमें ढूंढ रही हो। ठीक है, जाओ, पर अगर वो ना आए तो सीधे यहाँ आना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर रख दूंगी। दोनों बच्चों के जाने के बाद, माँ, हमने तो कितने दिनों के बाद भरपूर खाना खाया है ना? हाँ बेटी, अभी तक तो हम दाने दाने के मोहताज थे। बच्चों को गए काफी देर हो गई थी। माँ, मैं जाकर देखकर आती हूँ, शायद वो अभी तक अपनी माँ की राह देख रहे होंगे। अब तो शाम भी हो गई है। जब वो बाहर गई तो उसने देखा दोनों रोते रोते उसके घर के पास ही बैठे थे। गोलू, गोलू, मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हारी माँ नहीं आएगी तो घर आ जाना। दीदी,
हमारी माँ को कुछ हो तो नहीं गया? हमने सोचा था शायद शाम होने तक आ जाएगी, पर वो अभी तक नहीं आई। तुम दोनों रोना बंद करो, चलो घर चले, आज से हमारे पास ही रहना। बच्चों को लेकर वह घर आ गई। सबने खाना पीना खाया और सो गए। कुछ दिन बच्चे उदास रहे, पर थोड़े ही दिनों में मीनू और उसकी माँ से खूब हिल मिल गए। अब वो इसी घर को अपना घर समझने लगे। माँ, हम एक बड़ा सा घर ले लेते हैं और भोलू और गोलू जैसे बच्चों के लिए बाल आश्रम बनाते हैं। जब ये बच्चे आए हैं तब से मैं यही सोच रही थी। कुछ ही महीनों में उन्होंने एक बड़ा सा घर ले लिया। पार्वती और मीनू एक बार राशन खरीदने गई थी। वहाँ कुछ अनाथ बच्चों को देखकर उनके मन में दया आई। वे उन्हें अपने बाल आश्रम में ले आए। ऐसे ही जहाँ कहीं भी उन्हें असहाय बच्चा दिखता, वो उनको ले आती। अब करीब 50 बच्चे उनके बड़े से घर में रहने लगे। मीनू, मुझे लगता है कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। हाँ माँ, वैसे भी ये सारे दिन उदास पड़े रहते हैं। सभी बच्चों का पास के ही सरकारी स्कूल में दाखिला हो गया। धीरे धीरे उनके बाल आश्रम का इतना नाम हो गया कि आस पड़ोस में रहने वाले लोग उनके दुश्मन बन गए। एक दिन उनके पड़ोस की ही एक औरत पुलिस साथ लेकर आई और उनके बाल आश्रम का फाटक जोर जोर से खटखटाना शुरू किया। फाटक खुलते ही पुलिस के साथ वो भीतर धड़धड़ाती हुई घुस गई। कहिए, क्या चाहिए आपको? बच्चों को चुरा कर कहाँ रखा है? निकालो सबको बाहर। आइए, आप खुद ही देख लीजिए। पुलिस वाले जब अंदर गए तो उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, पर कुछ न मिला। बल्कि देखा सब बच्चे अपनी टेबल कुर्सियों पर बैठे पढ़ रहे हैं। आपने तो रिपोर्ट लिखवाई थी कि यहाँ बच्चों से गलत काम करवाया जाता है, उनको नशे की दवाएं खिलाई जाती है, वो ड्रग्स बेचने का काम करते हैं। अब मैंने तो यही सुना था। झूठी रिपोर्ट लिखवाने के जुर्म में अब आपको ही अरेस्ट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से। कुछ सालों में मीनू की शादी हो गई। उसके पति अजय ने आकर पूरा बाल आश्रम संभाल लिया। अब सरकार भी उनके बाल आश्रम को अनुदान देने लगी। जादुई पर्स ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। एक भूमि नाम की लड़की थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। आज तक जितने भी फैशन शोज में भूमि ने पार्टिसिपेट किया था, उन सभी में वो विजयी रही थी। पूरे शहर में भूमि की चर्चा थी। खासकर भूमि के बालों को सभी बहुत पसंद करते थे। उसके बाल घने घने और खूबसूरत थे। उसे अपने बालों से बहुत प्यार था। एक बार की बात है, भूमि के शहर में एक बहुत ही बड़ा फैशन शो रखा गया। सभी ने भूमि को उसमें पार्टिसिपेट करने को कहा। भूमि के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आए तो भूमि उस फैशन शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मान गई। भूमि जब उस फैशन शो में आई तब उसे पता चला कि बड़े बड़े शहर से कई मशहूर मॉडल उस फैशन शो में पार्टिसिपेट करने आई हैं। उस फैशन शो में कई पड़ाव होने वाले थे। जो मॉडल सारे पड़ाव को जीत जाती है वो ही उस फैशन शो की विजेता रहेगी। एक एक करके सभी पड़ाव में भूमि जीतती चली गई। बड़े बड़े शहरों से जो मॉडल आई थी सभी भूमि से जलने लगी थी। एक मॉडल जिसका नाम प्रीति था, वो हर बार दूसरी पोजीशन पर आ रही थी। पहले पोजीशन पर भूमि आ जाया करती थी। एक दिन प्रीति सोची, ये भूमि तो हर बार जीत ही रही है। अगर ये ना होती तो मैं ही सारे राउंड को जीत जाती और अंत में इस फैशन शो को भी। कुछ ऐसा करना होगा जिससे भूमि आखिर पड़ाव में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। आखिरी पड़ाव का दिन आया। प्रीति ने सोच लिया था कि कैसे वो भूमि को आखिरी पड़ाव में पार्टिसिपेट करने से रोकेगी। जब भूमि अपने रूम में आखिरी पड़ाव में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो रही थी तब प्रीति उसके रूम में आई। हाय भूमि, कैसी हो? तैयार हो ना लास्ट राउंड के लिए? प्रीति, आओ आओ। हाँ, मैं अच्छी हूँ, बिल्कुल एकदम तैयार हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए। बस
बाल बनाना बचा है। एक बार हेयर स्टाइलिस्ट आ जाए तो वो काम भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं भी जाती हूँ, तैयार होना है। प्रीति भूमि के रूम से निकल आई। भूमि जब अपने रूम में तैयार होने जा रही थी, तभी सामने से फैशन शो के ऑर्गेनाइजर आया और बोला, अरे प्रीति, आज तुम सभी खुद ही बाल बना लो। हेयर स्टाइलिस्ट आज नहीं आ पाएगा, उसका तबीयत ठीक नहीं। तब तक मैं भूमि को बता कर आता हूँ। कोई बात नहीं, हम खुद ही बाल बना लेंगे। वैसे मैं अभी भूमि के पास ही जाने वाली हूँ, मैं उसे बता दूंगी, आप चिंता मत करिए। प्रीति जो मौका खोज रही थी वो उसे मिल चुका था। प्रीति भूमि के रूम में आई और भूमि से बोली, अरे भूमि, हमारा हेयर स्टाइलिस्ट आज नहीं आ पाएगा, इसीलिए हम लोगों ने किसी लड़की को बाल बनाने के लिए बुलाया है। थोड़ी ही देर में आती होगी। अच्छा ठीक है। प्रीति अपने रूम में आई, तुरंत थोड़े पुराने कपड़े पहनी, मास्क लगाई और भूमि के रूम में आ गई। अच्छा, तुम ही हो नई हेयर स्टाइलिस्ट? आओ जल्दी से बाल बना दो, अब कुछ ही समय रह गया है। प्रीति दबी हुई आवाज में भूमि से बोली, आप आराम से चेयर पे बैठ जाए, मैं तुरंत आपके बाल बना देती हूँ। भूमि जब चेयर पर बैठ गई तब प्रीति बोली, मैं आपकी आंखों पर ये कपड़ा बांध देती हूँ, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी और मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। मैम, जब तक मैं बाल बना नहीं लेती तब तक आप ऐसे ही आंख बंद करके रखिए। वैसे भी आपके बाल अजीब से हो गई है, मैं इन्हें काट कर सेट कर देती हूँ, फिर बाल बना दूंगी। ठीक है, जो करना है जल्दी करो। प्रीति भूमि के बाल काटने लगी और धीरे धीरे उसके पूरे बाल काट दी और उसे गंजा कर दी, फिर वहां से भाग गई। भूमि जब आंख पर से कपड़ा हटाई तब उसने देखा कि उसके सर के सारे बाल गायब हैं। वो गंजी हो चुकी है। भूमि जोर जोर से रोने लगी। ये क्या हो गया? अब मैं लास्ट राउंड में पार्टिसिपेट कैसे करूंगी? 3 लड़कियों के बाद भूमि का नंबर था। प्रीति अपने रूम में आई और अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो गई। प्रीति अपना नंबर आने का इंतजार करने लगी। भूमि अपने रूम का गेट बंद करके रोए जा रही थी। तभी चारों ओर हल्ला होने लगा, आग लग गई, आग लग गई, भागो। भूमि के गेट के पास शो ऑर्गेनाइजर आया और बोला, भूमि जल्दी बाहर आओ, आखिरी पड़ाव कैंसिल हो गया है, अब कुछ दिनों के बाद आखिरी पड़ाव होगा, यहाँ आग लग चुकी है। भूमि अपने सर पर एक कपड़ा बांधी और जल्दी जल्दी अपने रूम से बाहर आ गई। सभी जल्दी जल्दी वहां से भाग गए। प्रीति भी वहां से भाग गई। वो सोची क्या होता है, आज आखिरी पड़ाव नहीं हुआ तो कुछ दिनों बाद कौन सा भूमि के बाल आ जाएंगे। भूमि दुखी होकर अपने घर आई और सोचने लगी कि अब वो क्या करे। बिना बाल के तो कोई भी उसे पसंद ही नहीं करेगा और वो हार जाएगी। भूमि के घर उसकी चाची आई। भूमि बहुत उदास थी। भूमि को उदास देख भूमि की चाची ने उससे पूछा, क्या हुआ भूमि, तुम उदास क्यों लग रही हो? जब से आई हूँ तब से तुम्हें देख रही हूँ, ऐसे ही उदास बैठी हो। भूमि ने अपने सर से कपड़ा हटाया और चाची को सारी बातें बताई। चाची थोड़ा सोच में पड़ गई, फिर बोली, भूमि, मेरे पास एक हेयर क्रीम है। मेरे बाल जब गिरने लगे थे तभी मैं एक बाबा के पास गई थी। उन्होंने ही मुझे ये हेयर क्रीम दिया था। उन्होंने तो ये कहा था कि इसे लगाते ही कुछ ही दिनों में घने घने बाल आ जाएंगे। मैंने डर से आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया। मुझे लगा कहीं मेरे बचे बाल भी ना चले जाए, लेकिन तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी बाल नहीं। तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल करके देख सकती हो। ये लो, इसे रख लो। भूमि की चाची भूमि को वो हेयर क्रीम देकर वापस अपने घर चली गई। भूमि को उस क्रीम पर विश्वास नहीं था। वो सोची, ऐसा कैसा हो सकता है? किसी क्रीम को लगाने से कुछ ही दिनों में घने बाल आ जाएंगे। चाची भी ना कुछ भी बोलती है। भूमि ने उस क्रीम को एक और रख दिया।
रात में उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार फैशन शो के बारे में ही सोच रही थी। अचानक भूमि उठी और उस हेयर क्रीम को अपने हाथ में उठाई और बोली, चलो इसे लगाकर देख ही लेती हूँ, वैसे भी कौन सा इससे बाल आने वाला है। भूमि उस क्रीम को अपने बालों पर लगा ली और सोने चली गई। अगले ही दिन से भूमि के सर पर बाल आने शुरू हो गए। भूमि को विश्वास ही नहीं हुआ कि सच में उसके सर पर इतनी जल्दी बाल आने शुरू हो गए। आखिरी पड़ाव का दिन आते आते भूमि के बाल पहले जैसे ही घने और सुंदर हो चुके थे। भूमि समझ गई कि ये हेयर क्रीम जरूर कोई जादुई हेयर क्रीम है जिसे उस बाबा ने दिया था। हो ना हो वो बाबा कोई सिद्ध बाबा है। भूमि खुशी खुशी फैशन शो में आई। प्रीति ने जब भूमि के सुंदर और घने बालों को देखा तो वो हैरान रह गई। उसे समझ में ही नहीं आया कि इतनी जल्दी भूमि के बाल कैसे आ गए। भूमि को स्टेज पर बुलाया गया। भूमि स्टेज पर गई। कुछ ही देर बाद आखिरी पड़ाव खत्म हो गया। विनर का नाम अनाउंस किया गया। इस फैशन शो को भी भूमि ने जीत लिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तब प्रीति गुस्से में भूमि के पास आई और बोली, आखिर तुम्हारे बाल इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैंने तो उस दिन तुम्हारे बाल काट दिया था। भूमि ये सुनकर हैरान रह गई। क्या तुमने मेरे बाल काटा था? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जरूरी नहीं समझती तुम्हें बताने कि मेरे बाल कैसे आए। इतना कहकर भूमि खुशी खुशी अपने घर आ गई। प्रीति यह सोचती रह गई कि आखिर इतनी जल्दी भूमि के बाल आए कैसे।